हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इससे पहले हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को कंप्लीट किया था। तो देखते हैं इसमें आगे। नर्मदा। तो नर्मदा का उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक चोटी से होता है। नर्मदा का अपवाह तंत्र जो है मध्य प्रदेश में 87%, महाराष्ट्र में 1.5% और गुजरात में 11.5% होता है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसके उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है और जबलपुर के नीचे भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में एक भव्य प्रपात बनाती है, जिसे हम धुआंधार प्रपात या फिर कपिल धारा प्रपात के नाम से जानते हैं। यह भड़ौत के निकट ज्वार नदमुख द्वारा खम्बात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, यह कभी कभी प्रश्न बनता है कि ये खम्बात की खाड़ी में गिरती है या फिर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों, यह खम्बात की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वह है तवा, बरनेर, बेयार, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार, मचक आदि नर्मदा की सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं। अगली नदी है हमारी ताप्ती। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास से सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। इसका जो अपवाह तंत्र है वह 79% महाराष्ट्र में है और 15% मध्य प्रदेश में और 6% आपका गुजरात में पड़ता है। यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में बहती है और उसके बाद यह खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। पूर्णा इसकी सहायक नदी है और इसके मुहाने पर सूरत नगर इसके मुहाने पर अवस्थित है। यहाँ पे ध्यान देने बात यह है कि जो ताप्ती नदी है वह सतपुड़ा और अजंता के बीच से होकर भ्रंश घाटी में बहती है और जो नर्मदा नदी है वह विंध्य पर्वत और आपके सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर भ्रंश घाटी से होते हुए खम्बात की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो फैक्ट है दोस्तों, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। काकरापारा तथा उकाई परियोजनाओं द्वारा इसके जल का उपयोग होता है। अगली हमारी नदी है साबरमती। यह राजस्थान में मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है और यह खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है और इसी पर अहमदाबाद नगर स्थित है। यह तीसरी बड़ी पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदी है। इसी क्रम में हमारी अगली नदी है माही नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत से होता है और यह खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका जो अपवाह तंत्र है वह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में फैला हुआ है और इसकी सहायक नदियां सोम और जाखम इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। हमारी अगली नदी है लूनी नदी।
हमारी अगली नदी है लूनी। लूनी राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से ये निकलती है और यह कच्छ निकलती है। लूनी नदी नाग पर्वत से निकलती है और कच्छ रन के दलदल में जाके यह विलुप्त हो जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं सरस्वती, जवई, सूखड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी नदियां लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। सरस्वती का उद्भव पुष्कर झील से होता है। हमारी अगली नदी है घग्गर नदी। यह हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से शिमला के पास से निकलती है। और भटनेर के मरुस्थल में यह विलीन हो जाती है। तो इसी क्रम में अगला टॉपिक है सह्याद्री से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। इसमें प्रमुख नदियां इस प्रकार हैं। गुजरात में सतरंजी और भादर, गोवा में मांडोवी, ज्वारी और राचोल, कर्नाटक में काली नदी, गंगावेली, बेड़ती, शारावती, तादरी और नेत्रावती, केरल में भरतपुंजा, पेरियार, पंबा नदी। फ्रेंड्स, शारावती नदी जो कि कर्नाटक की नदी है, इस पे जोग जलप्रपात बनता है जिसकी जो ऊंचाई है 271 मीटर इसकी ऊंचाई है। फ्रेंड्स, अगली नदी भरतपुंजा केरल की सर्वाधिक लंबी नदी है और इसे पोन्ना के नाम से जाना जाता है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो अन्नामलाई पहाड़ी से निकलकर वेम्बनाथ झील के उत्तर में अरब सागर में गिरती है। फ्रेंड्स, इन नदियों का जो अपवाह तंत्र होता है वो काफ़ी छोटा होता है, परंतु ये काफ़ी ऊंचाई से बहती हैं, जिस प्रकार इसमें जल विद्युत उत्पादन क्षमता काफ़ी अधिक होती है। आइए फ्रेंड्स, कुछ और टॉपिक देखते हैं। हिमालय की नदियाँ और पठार की नदियों में थोड़ा अंतर देखते हैं। क्या अंतर है? यह सतत वाहिनी होती हैं और यह असतत वाहिनी होती हैं। मतलब कि फ्रेंड्स, ये वर्ष भर बहती हैं और ये वर्ष भर नहीं बहती। ग्रीष्म ऋतु में ये सूख जाती हैं और मानसून के टाइम पे यह इनमें पानी, वर्षा का पानी आ जाता है, जिससे यह सिर्फ मानसून के टाइम पर ही मतलब बहती हैं और यह जो है ग्रीष्म ऋतु ये बारहमासी होती हैं और यह ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। अगला पॉइंट है हिमानी द्वारा जलपूर्ति, और इसमें वर्षा के द्वारा पठार की नदियों में वर्षा के द्वारा जलपूर्ति होती है और हिमालय की नदियों में हिमानी द्वारा जलपूर्ति होती है। हिमालय की नदियाँ तीव्र ढाल का अनुसरण करती हैं और ये मध्यम ढाल का अनुसरण करती हैं। यह गहरी घाटियाँ बनाती हैं, यह उथली घाटियाँ बनाती हैं, यह पतली घाटियाँ में बहती हैं और ये चौड़ी घाटियों में बहती हैं। यह पूर्ववर्ती नदियाँ हैं और यह अध्यारोपित नदियाँ होती हैं। यह मुलायम बालू का पत्थर का अपरदन करती हैं और यह कठोर अग्नि और चट्टानों का अपरदन करती हैं। तो ये एक अंतर है जिसे हम अपना क्वेश्चन मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। कुछ इंपोर्टेंट पीटी फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तुंगभद्रा तथा भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? यह कृष्णा की सहायक नदियां हैं। उत्तरी मैदान की नदियां किस अपवाह प्रतिरूप का प्रदर्शित करती हैं? यह वृक्षाकार प्रतिरूप का प्रदर्शन करती हैं। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील में विसर्जित होती हैं तो कहलाती हैं। तो यह है फ्रेंड्स अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, सेंट्रीपिटल पैटर्न्स का
अनुसरण करती हैं। भारतीय अपवार तंत्र को विलग करते हैं दिल्ली कटक और अरावली और सह्याद्री पर्वत भारतीय अपवार तंत्र को विलग करते हैं। भारत की कुल अपवार क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग का जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होता है? तो ये 77% भाग जो होता है वो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होता है। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय अपवार तंत्र में किस तंत्र की नदियाँ प्राचीन हैं? तो ये प्रायद्वीपीय तंत्र की जो नदियाँ हैं वो काफ़ी प्राचीन नदियाँ हैं और हिमालय नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में बनाती हैं वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं, चिपरिकाएँ बनाती हैं और जलप्रपात बनाती हैं। किस नदी को बिहार का शोक उपमा दी गई है? कोसी नदी। किस कल्प में हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक शिवालिक व इंडो ब्रह्म नदी बहती है? यह मायोसीन कल्प में इंडो ब्रह्म नदी बहती थी। शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी का हिमालय के 3 अपवाह तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र में विभाजन किस काल में हुआ? तो ये दो फ्रेंड्स ये प्लेस्टोसीन काल में हुआ। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।